कि हमारा कोई भी सदस्य किसी सज्जन के पास रसीद बुक लेकर नहीं जाता। ये भारत का एक पहला डायलिसिस सेंटर है जिसमें खाना पीना रहना सब फ्री है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है। हमारा निष्काम सेवा आश्रम है, जो मरीज़ बाहर से आते हैं वहाँ पे रहते हैं। मैंने देखा यहाँ आपके काउंटर भी बने हुए हैं, तो काउंटर जब आप कैश नहीं लेते, ये काउंटर किस चीज़ के हैं, इसके बारे में बताइए। हम धर्म की जकड़न में फंस चुके हैं। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया संत आते हैं ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारा समाज ना, हमारा समाज पूछता ना हमारी सरकार कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे हम हिंदुस्तान का सुधार नहीं कर सकते। कल आपदा आ जाए हिंदुस्तान पे, कल आपदा आ जाए, जितने बड़े बड़े संत हैं या कोई डेरा वाले हैं सबसे पहले बाहर भाग जाएंगे। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो इसके लिए ही मतलब इसको जैसे किसी को स्लो पॉइजन दे के मारना होता है, ऐसे ही हम अडल्ट्रेटेड फूड अगर बेचते हैं तो हम एक तरह से दूसरों की जान से खेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सज़ा नहीं मिलती समाज में तो समाज को कोई मैसेज नहीं जाता। आपको सुविधाएं में कोई कमी नज़र आई या कोई नहीं, कोई सुविधाओं में कमी नज़र नहीं आई। चाय और खाने पीने की सुविधा है, जब तक ये इनको इंतज़ार करना पड़ता है, जब तक डायलिसिस मरीज का चल रहा है, तो ये बड़े शांति से यहाँ बिल्कुल भी इनको महसूस नहीं होता कि इंतज़ार करना। अच्छा अशोक भारती जी, आप बताएं कि यहाँ क्या क्या इतना आप कार्य जो कर रहे हैं इतना बड़ा, तो इसके लिए गवर्नमेंट का फंड भी कहीं आपको मिलता है या गवर्नमेंट ग्रांट कहीं मिलती है आपको? डायनामिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका दोस्त फिर हाजिर है एक नया विषय लेकर। दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली से लुधियाना में। लुधियाना में एक बहुत बड़ा डायलिसिस सेंटर चलाया जा रहा है। हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चलाया जाने वाला यह अस्पताल, यहाँ पे रोज़ाना लगभग 100 डायलिसिस बिल्कुल फ्री होते हैं। 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया जाता और बहुत ही आधुनिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। किस तरह यह कार्य चल रहा है और इस कार्य की कब शुरुआत हुई, इसके बारे में हम यहाँ के फाउंडर श्री दीपक गर्ग जी से बात करेंगे और फाउंडर मेंबर श्री अशोक भारती जी से भी बातचीत करेंगे। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो लाखों रुपये उनके लग जाते हैं, पूरा जीवन डायलिसिस चलता है। तो ऐसे में बहुत लोगों के घर तक बिक जाते हैं। पर यहाँ इस संस्था द्वारा जो यह शुभ कार्य किया जा रहा है वाकई ही बहुत प्रशंसनीय है। आइए बात करते हैं यहाँ के संस्थापक श्री दीपक गर्ग जी से। दीपक गर्ग जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस शुभ कार्य की शुरुआत कैसे हुई, आपके दिल में कैसे आया कि हम फ्री लोगों का डायलिसिस करें? क्योंकि ये छोटा सा कार्य नहीं है, एक सोच लेना। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे कार्य होने चाहिए, पर इम्प्लीमेंट करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, ये कल्पनाओं में ही रह जाता है। तो यहाँ लगातार रोज़ 100 पेशेंट्स को डायलिसिस किया जाता है। तो इतनी बड़ा मंसूबा आपने कैसे ये सब एग्जिस्ट हो पाया ये, और कब इसकी शुरुआत हुई आप बताइए। तो शुरुआत तो काफ़ी देर पहले से चल रही, वैसे जो प्रॉपरली है कोरोना टाइम। अच्छा जी, कोरोना के दिनों में। कोरोना वो दौर है जो लोग कहते थे हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। परमात्मा ने सभी धर्म के मुखिया ऊपर, मुख्य द्वारों पर ऐसा चपेट मारा, हर एक चीज़ बंद करवा दी। हाँ जी, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च। परमात्मा कहता है यदि वाकई तो इंसान जा खोल, सब बंद करवा देते। हम फिर भी नहीं सुधार आया।
ये 2020 में जब कोरोना की महामारी आई है, हालात ऐसे आए हैं, बड़े बड़े लोगों धराशायी रह गए, हाँ जी, बड़े बड़े ज्योतिष विज्ञान वाले धराशायी हो गए। किसी को ये नहीं पता था कि ये भी आएगा। हाँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आने वाला टाइम भी बहुत गलत आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सृष्टि का अंत, पूर्ण रूप से सृष्टि कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। देखो, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, समाप्ति इनकी भी हुई। हाँ जी, ऐसे हाँ कलयुग की भी समाप्ति हाँ हो जी, गई है। हाँ जी। ठीक है ना। तो अब पाप बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। माँ बाप घर में तड़प रहे हैं बीमारी से, और हम लाखों रुपया धार्मिक स्थलों में दान दे रहे हैं। बिल्कुल पाप। सबसे बड़ा पुण्य माँ बाप की सेवा, क्योंकि माँ बाप ही भगवान का रूप हैं। यदि हम माँ बाप की सेवा नहीं कर सके तो कोई भी धर्म हमारे लिए बेकार है, कोई भी दान हमारे लिए बेकार है। तो ये 2020 में जब हमने देखा कि लोगों का ये हाल हो गया, सरकारों के हाथ भी खड़े हो गए हैं, तो हमने सोचा कि जीवन कुछ भी नहीं है, जीवन है कुछ नहीं। हाँ, क्षणभंगुर है। हाँ, तो लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, डायलिसिस वालों को डायलिसिस नहीं हो रही थी, राशन नहीं मिल रहा था। हम 5-7 कुछ मेंबरों में, जिसमें हमारे भारती जी भी साथ में बैठे हैं, तो सब लोग इकट्ठे होकर संस्था हमने आगे बढ़ाई। आगे बढ़ते बढ़ते डायलिसिस मरीज हो गए, लोगों को एजुकेशन दी, बच्चों को एजुकेशन से वंचित हो गया। तो बढ़ती बढ़ती अभी मेरे हिसाब से 18-19 महीने हो गए इस संस्था को, डायलिसिस सेंटर को। ये भारत का एक पहला डायलिसिस सेंटर है जिसमें खाना पीना रहना सब फ्री है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है। हमारा निष्काम सेवा आश्रम है, जो मरीज़ बाहर से आते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो ये सब हमारे मेंबरों का सहयोग है। तो रहने के लिए भी आप यहाँ अरेंजमेंट करते हाँ, हैं? बिल्कुल, रहने के लिए जैसे सोने का अरेंजमेंट भी है? हाँ, हमारे यहाँ निष्काम वृद्ध आश्रम है, पखोवाल रोड। सभी कुछ निशुल्क है क्या? बिल्कुल, कोई कैश काउंटर नहीं है हमारे पास। तो सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, इतना खर्चा करना, और ये मेरा ख्याल बहुत आसान कार्य नहीं है, ये किस तरह मैनेज होता है? किस तरह फंड आपको मिलते हैं, या अपना फंड लगाते हो? किस तरह होता है ये? देखो, मेरी बात सुनो। हाँ जी। फंड सब हमारे दानी सज्जन जो हमारे मेंबर हैं, भारती जी बैठे हैं, अरुण बैल जी भी अभी आ गए हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि सब हम इकट्ठे हैं। हम आज तक परमात्मा की कृपा से किसी के द्वार पे पैसा मांगने नहीं गए हैं। अच्छा, सब अपने आप ही फंड आ रहे हैं? सब फंड ग्रुप में डल जाता है। आप भारती जी बैठे हैं, अरुण बैल जी बैठे हैं, ये बतला देंगे आपको। और तो मैं आपको ये भी बतलाना चाह रहा हूँ, मैं 98% फंड हमारा ऑनलाइन है, अकाउंट में है। कैश का लेन देन हमारे यहाँ है ही नहीं। अच्छा, कैश का कोई लेन देन? कैश का कोई लेन देन नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं सरकारों से भी ये आग्रह करूँगा, डायलिसिस मरीज दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखो, ये काम है सरकारों का, हमारी तो एक संस्था है। चलो 90-100 मरीजों को हम डायलिसिस से जीवन दान दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, राशन, हर चीज़ की सेवा दे रहे हैं, परंतु ये काम सरकार के हैं। सरकार को अवेयरनेस होके ये देखना चाहिए कि भी डायलिसिस के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रही है? जैसे देखो, जैसे पहले टीबी की बीमारी थी, पोलियो थे, इंजेक्शन वगैरह लगाते थे, ये तो सर्वे सरकार कराएगी। हाँ जी, हाँ ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का, क्योंकि हमारी तो एक छोटी सी संस्था है, हाँ जी, हम चला रहे हैं। और परमात्मा के दुआ से ये भारत की पहली से डायलिसिस सेंटर बन गया, जहाँ पे वेटिंग एरिया भी ऐसी है हमारा, मैं आपको बताता हूँ। और सिंगल फिल्टर से हमारी डायलिसिस होती है, जिसकी क्वालिटी बड़े बड़े अस्पतालों में सिंगल फिल्टर से डायलिसिस नहीं होती है। बहुत आधुनिक मशीनें लगी हैं यहाँ डायलिसिस के लिए, तो बहुत ही सुंदर बात है ये। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखो मेरी बात सुनो। अब हम जैसे बाहरले मुल्क में जाते हैं कि नहीं जाते हाँ जी, हैं, हाँ जी। ठीक है ना। धर्म, मैं फिर धर्म पे आता हूँ, क्योंकि मेरी सुई धर्म पे ज़्यादा अटकती है। हमारे जैसे कि मैंने तो देखे नहीं, हमारे मैंने सुना है, पढ़ा है, ओशो जी महाराज ओशो। हाँ जी, आप ओशो आध्यात्मिक गुरु ओशो की बात? हाँ, उन्हीं की कर रहा हूँ, बहुत ही क्योंकि मैं उनकी राह पे चलना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब तक ये शरीर से मन की संतुष्टि नहीं मिलने की, तृष्णा नहीं खत्म होने की, वासना नहीं खत्म होने की, ना हम भक्ति कर सकते हैं, ना तो धर्म का काम कर सकते हैं, ना हम कर्म का काम कर सकते हैं। ठीक है ना। जो हमारा आज का संत समाज जो पीछे से चलता आ रहा है, ठीक है ना, हम धर्म की जकड़न में फंस चुके हैं। आपके माध्यम से रहे, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया संत आते हैं, ले जाते हैं। हमारा समाज, ना हमारा समाज पूछता, ना हमारी सरकार
कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कोई यूनिवर्सिटी शायद उस पर टैक्स भी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, वो तो फ्री काम है, जैसे मर्जी लूट लो इंडिया को, वो लूट लो। ये नहीं सोचते कि भाई पैसा कौन सी यूनिवर्सिटी आपने खोली है, कौन सा आपने अस्पताल खोल दिया है, कौन सा ज़रूरतमंद को जीवन दान दे दिया है, नहीं पूछते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कड़वे शब्द हैं, हम इस दलदल में फंस चुके हैं। आने वाला युवा ओशो की, जो ओशो महाराज जी से उनके रूपरेखा से चल रहा है, धीरे धीरे युवा गूगल खोलता है, सब पता लगता है। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हाँ जी। जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान का सुधार नहीं कर सकते। बिल्कुल। कल आपदा आ जाए हाँ जी। हिंदुस्तान पे, कल आपदा आ जाए, जितने बड़े बड़े संत हैं या कोई डेरा वाले हैं, सबसे पहले बाहर भाग जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। छितर किसने खाने? उनके चेले चांटों ने। बिल्कुल बिल्कुल। ये असलियत कह रहा, किसी को चुभेगा ये मेरा कोर्स, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इस करके आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा, धर्म कोई खराब नहीं है। धर्म हमारे धर्म ना धरती पे बने हैं, कर्म परमात्मा ने बना के। सृष्टि का रचयिता एक है, उसका कोई रूप नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? तो इसलिए अच्छे कर्म करो, जिस भी धर्म से जुड़ो हो उसको पखंड ना बनाओ, धर्म को धर्म के हिसाब से धारण करो। बहुत सुंदर आपके विचार लगे सर। अब अशोक भारती जी से हम थोड़ी बात करें। अशोक भारती जी भी यहाँ के संस्थापक सदस्य हैं। तो नमस्कार अशोक भारती जी। नमस्कार जी। अशोक भारती जी, एक डायलिसिस के बारे में बताएं कि डायलिसिस की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है। गुर्दे ख़राब होने से, शायद इसकी किडनी ख़राब होने से ज़रूरत पड़ती है, तो इससे मतलब इसके बारे में कुछ बताएं, डायलिसिस के बारे में पहले। आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पेन वगैरह होती है, तो हम पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर ज़्यादातर टेम्परेरी हमें बेनिफिट देता है, लेकिन हमें बॉडी को, गुर्दे पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है और धीरे धीरे वही डायलिसिस का कारण बनता है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमें बाज़ार का खाना नहीं खाना चाहिए और जल्दी से जल्दी पेन किलर नहीं लेना चाहिए। अच्छा, पेन किलर अवॉइड करें, कम से कम पेन किलर लें, क्योंकि किडनी ख़राब होने के बड़े चांस हो सकते हैं जी। हाँ जी, इसीलिए डायलिसिस की ज़रूरत अक्सर आजकल डायलिसिस की ज़रूरत बहुत लोगों को पड़ रही है। कल और बातचीत करते हैं डायलिसिस के बारे में और यहाँ संस्था के बारे में। यहाँ के एग्जीक्यूटिव फाउंडर मेंबर श्री अरुण बहल जी से। नमस्कार अरुण बहल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, राम राम जी। हाँ अरुण बहल जी, डायलिसिस के बारे में बताइए कि डायलिसिस अगर एक बार शुरू हो जाए तो इसको कितना समय लगता है, कितना समय करवाना पड़ता है? और डायलिसिस एक बार अगर शुरू हो जाता है, या 2 दिन के बाद या हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होता है। एक डायलिसिस के प्रोसेस को 3 घंटे 50 मिनट लगते हैं। ये लगभग 4 घंटे एक प्रोसेस में लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें ये है भी मरीज़ को अपना पानी में, जैसे खाने पीने में, वाटर इनटेक में आगे बहुत प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। इसका एक ही है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट उसका कोई फैमिली मेम्बर दे देता है तो वो भी काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। मोर ओवर मैचिंग का भी बहुत, वो अवेलेबल भी नहीं हो पाती, शायद कई बार नहीं हो पाती। हाँ जी। एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है, सिर्फ पेशेंट के रिलेटिव ही दे सकते हैं। तो अगर डोनर कोई और देना चाहे, गवर्नमेंट को ये चाहिए भी अलाउ करें, अगर उसकी जेन्युइन है, बंदा जेन्युइन है और कोई जेन्युइन उसकी हेल्प करना चाहता है, जैसे कोई फ्रेंड हो गया या कोई क्लोज रिलेटिव हो गया, तो अगर वो दे सकता है तो उसका जीवन आगे के लिए सही हो सकता है डायलिसिस पेशेंट का। 2 किडनी हर एक व्यक्ति में होती हैं और एक किडनी भी पूरा फंक्शन प्रॉपर कर सकती है। तो बहल साहब की रिक्वेस्ट है कि रिश्तेदार घरों में जो भी हैं, वो जिनकी दोनों किडनियाँ स्वस्थ हैं, वो एक किडनी अपनी दान दे दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर से किडनी लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किडनी रैकेट इतने चलते हैं। तो सरकार ने इस पर काफ़ी प्रतिबंध लगा रखा है। तो सर, आप बताने लगे थे कि कितना समय इलाज करवाना पड़ता है। एक बार अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए तो कितने महीने इसका इलाज चलता है? तो इसका इलाज तो थ्रू आउट लाइफ चलता है, क्योंकि जब तक पेशेंट ने रहना है तो उसको ये डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। इसका मेन कारण ये है, जो किडनी का ख़राब होने का, जो आजकल फास्ट फूड है, म्यूनिस है या अडल्ट्रेशन है, गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पंजाब में हम देख रहे हैं, अगर फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी है, तो स्प्रे किया हुआ, केमिकल किया हुआ मिलता है। और जो इवन जो फ्रूट्स भी हैं उनमें भी इंजेक्शन लगा के बिक रहे हैं। और कोई ऐसी संस्था, मैं कहता हूँ जैसे NGO हम डायलिसिस के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो यही लोगों को से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई ऐसी संस्था बनाइए
जो कि जो अडल्ट्रेशन है, सरकार तो अपना काम कर रही है, संस्था जो है इस चीज़ को, जैसे अब पनीर ही है, अब देखा होगा बहुत डुप्लीकेट पनीर मिला है, पनीर तो अक्सर पकड़ में आता है, पकड़ में काफ़ी आता जगह है, बहुत ज़्यादा। बट ये देखिए ना, एक बार उसकी दुकान बंद हो जाती है, फिर महीने बाद फिर वो चालू हो जाती है। इसका रीज़न हमारे को समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो इसके लिए ही मतलब इसको जैसे किसी को स्लो पॉइजन दे के मारना होता है, ऐसे ही हम अडल्ट्रेटेड फूड अगर बेचते हैं तो हम एक तरह से दूसरों की जान से खेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सज़ा नहीं मिलती समाज में तो समाज को कोई मैसेज नहीं जाता। एक कर रहा है, कुछ देर उसका बंद हुआ, फिर वो दोबारा शुरू कर लेगा। तो इसमें ये अभी अगर एक को अलाउ कर दिया तो बाकी जो है धड़ल्ले से यही काम करते हैं। अब मैरिजेज होती हैं, वहाँ जाके टेस्ट चेक अगर करें, कोई एनजीओ ही बने तभी सबका भला हो सकता है, अदरवाइज़ इस चीज़ का कोई रोकथाम कोई कुछ भी नहीं है। सरकार को भी चाहिए कोई ऐसा कानून लेके आए जो अडल्ट्रेशन करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि बाकी भी इससे डरें। बिल्कुल, बहुत सी अरुण जी का कहना है कि सख्त कानून आने चाहिए ताकि जो एक बार मिलावट कर रहा है अगर वो पकड़ा जाए तो उसको कभी भी जीवन में दोबारा वो काम करने की इजाज़त ना मिले और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि और लोग ये काम करने का साहस ना कर पाएँ। अच्छा अशोक भारती जी, आप बताएं कि यहाँ क्या इतना आप कार्य जो कर रहे हैं इतना बड़ा, तो इसके लिए गवर्नमेंट का फंड भी कहीं आपको मिलता है या गवर्नमेंट ग्रांट कहीं मिलती है आपको? सरकार के साथ हमारा MOU तो हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें नाम मात्र सहायता सिर्फ जो कागज़ों में मिलती है, रियलिटी में हमें उनकी तरफ से सहायता नहीं मिलती। हम ये जो संस्था चला रहे हैं, डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, दानी सज्जनों के सहयोग से ही चला रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारा कोई भी सदस्य किसी सज्जन के पास रसीद बुक लेकर नहीं जाता। हम जितनी भी ज़रूरत होती है, चाहे मासिक है, चाहे रोज़ाना की है, चाहे साप्ताहिक ज़रूरत होती है, वो हम ग्रुप में डालते हैं। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से वो जितने भी धन की ज़रूरत होती है वो हमें ग्रुप में या बैंक के द्वारा आ जाता है। हम किसी से भी कैश नगद राशि प्राप्त नहीं करते, किसी भी मेंबर को नगद लेने की ज़रूरत नहीं है, आज्ञा भी नहीं है। टोटली जो ट्रांसफ़र है बैंक के थ्रू ही आती है। सर बाकी मैंने देखा यहाँ आपके काउंटर भी बने हुए हैं, तो काउंटर जब आप कैश नहीं लेते, ये काउंटर किस चीज़ के हैं, इसके बारे में बताइए। जो हमारे काउंटर यहाँ पे बने हुए हैं, आपने देखा होगा, शायद नहीं तो अपने कैमरामैन से बोलिए, उनको वो रिकॉर्ड करेगा। वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए हैं या इंक्वायरी के लिए हैं या उनको बताने के लिए हैं कि आप ऐसे बैठिए, आपको इतने बजे आना है, आप कल को आना है, या आपका कोई टेस्ट रहता है, इस गाइड करने के लिए प्रॉपर रिसेप्शन है वो, ना कि हमारा वो काउंटर है। जो आपने पूछा ना काउंटर के बारे में, वो यहाँ पे डायलिसिस पेशेंट्स जिनके पास डायलिसिस अपना आयुष्मान कार्ड होता है, एक तो वो पेशेंट्स होते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता। सेकंड काउंटर हमारा लगा हुआ PMNDP के लिए, तो उसमें रजिस्टर करके ये जो पैसा है ये सरकार को मिलता है, तो सरकार उसकी कुछ मेडिसिन्स और डायलिसिस कंज्यूमेबल्स हमारे को देती हैं। तो जो यहाँ की जितनी सैलरी है, जितना मेंटेनेंस है, जितना AMC है, और जैसे जनरेटर हमारे 160 kV का लगा हुआ है जो उसका डीजल डलता है, या अदर एक्सपेंसेस है, वो सारी संस्था ही बियर कर रही है। इवन बच्चों की फ़ीस और राशन देते हैं यहाँ से, और कुछ फैमिलीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है जिनको हमारे वृद्धाश्रम में रखा हुआ है, तो उनके पूरे परिवार का रहना और खाने का खर्चा वो वृद्धाश्रम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम स्वर्ण बांसल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शाही जी को भी उन्होंने हमारे इतना सहयोग करते हैं कि हम जो भी पेशेंट यहाँ से भेजते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, तो उनको परिवार के रहने के लिए और खाने के लिए सारी व्यवस्था वो करके देते हैं। परमात्मा उनको भी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सारी खुशियाँ उन सब मेंबर्स को भी दे जो उस संस्था से जुड़े हुए हैं। सभी की भावना यहाँ पे बहुत सुंदर है। गुरु नानक साहब का जो ये धरती मानी जाती है, ये पंजाब की धरती, तो उनका एक ही सबसे बड़ा संदेश था कि सेवा करो। तो ये सेवा का विराट रूप यहाँ देखने को हमें मिला। यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से सारा कार्य हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है। हम मरीजों से भी हमने बातचीत की और मरीजों से पता लगा तो कोई भी यहाँ व्यक्ति निराश नहीं मिला। वो उनके रिलेटिव से बात की, कुछ लोगों से बात की, तो उनसे कहीं से भी हमें कोई निराशा नहीं मिली। नमस्कार जी। सर आप अपना नाम बताएं। अमरजीत सिंह।
अमरजीत जी, यहाँ आप कब से डायलिसिस करवा रहे हैं? मेरे डायलिसिस होने में 1 साल 3 महीने हो गए। 1 साल में कितनी बार डायलिसिस आपको करवाना पड़ता है? हफ्ते 2 बार ही होती है जी। अच्छा, हफ्ते में 2 बार आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कितना खर्चा लग रहा है? क्या कोई पैसा भी यहाँ लगता है आपका? नहीं जी, कोई पैसा नहीं। 1 भी रुपया नहीं लगता? कभी किसी ने डिमांड स्टाफ ने नहीं की? नहीं जी, नहीं, कोई पैसा नहीं। अच्छा, कोई पैसा नहीं। तो आपको यहाँ कितनी संतुष्टि है? यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया चीज़ है जी। अच्छा, यहाँ पे इनको घर जैसा ही माहौल लगता है। तो आपको डायलिसिस कब तक ये चलेगा? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ जब तक हम ठीक नहीं होंगे जब तक तो डायलिसिस हो ही जानी है। अच्छा अच्छा। यदि आप बाहर से किसी बड़े हॉस्पिटल से करवाते तो आपका कितना खर्चा लगभग लग जाता? एक बारी का 35-36 रुपये ले जाए। अच्छा, लगभग एक बार का 35-3600। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ साल से आप करवा रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। तो आगे भी यहीं आप करवाते हाँ हो? जी, यही कराएंगे। यहाँ कोई दुख ही नहीं है जी कोई। अच्छा, यहाँ पे सुविधाएं आपको पूरी मिल रही हैं? बहुत सुविधा है जी, बहुत। अच्छा, हाँ जी, मतलब पूरी तरह आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप यहाँ कब से डायलिसिस करवा रहे हैं? 3 महीने हो गए। आपका नाम क्या है? रीटा रानी। रीटा रानी जी। अच्छा, 3 महीने से आप यहाँ पे डायलिसिस करा रहे हैं। आपको सुविधाएं में कोई कमी नज़र आई या कोई नहीं है? नहीं कोई सुविधाओं में कमी नज़र नहीं आई? जैसे औरों से, मतलब कहीं और से ज़्यादा अच्छा अनुभव लग रहा है या कहीं और कहीं जाते तो? हाँ जी, हाँ जी। कोई वेटिंग वगैरह कितनी करनी पड़ती है जब आते हो? आप इंतज़ार करना पड़ता है? थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ जी। और कोई ऐसी किसी प्रकार की भी दिक्कत आपको आई हो? नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। तो ये कब तक आपका ये ट्रीटमेंट चलेगा? ये ट्रीटमेंट पता नहीं है, तो टेस्ट वगैरह कराएंगे तो पता लगेगा। अच्छा अच्छा, अभी तो चल ही रहा है। चलो, बहुत ही आप पूरी तरह यहाँ संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रीटा रानी जी भी यहाँ पूरी तरह संतुष्ट है। जिनसे भी यहाँ बातचीत की सभी पूरी तरह संतुष्ट हैं। ये अपने पति की डायलिसिस करवाने आई हैं। तो कब से आप आ रही हैं यहाँ? सन 3 महीने हो गए थे। अच्छा, डायलिसिस के बाद आप उनको ले जाने के लिए वेट कर रही हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आती है कि कितनी इंतज़ार करनी पड़ती है? 4 घंटे। इलाज होने में उनको 4 घंटे लगते हैं। तो आपको यहाँ यहाँ पूरी एसी की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं आती नहीं, आपको? इतने कोई तंगी नहीं है, इतने हर एक चीज़ की सहूलत है। अच्छा, गैस सामने भी टीवी भी लगा हुआ है आपको? हाँ जी, डैल्स भी होंगी है और देखो लंगर भी मिलता, हर एक चीज़ है। चाह ना अच्छा। चाह, लंगर ना लंगर है। अच्छा, चाय और खाने पीने की सुविधा है। जब तक ये इनको इंतज़ार करना पड़ता है, जब तक डायलिसिस मरीज का चल रहा है, तो ये बड़े शांति से यहाँ बिल्कुल भी इनको महसूस नहीं होता कि इंतज़ार करना। बहुत धन्यवाद जी आपका। आप कभी किसी मरीज को लेकर आए हैं? आपके अपना ससुर को मिले कहें 3 महीने हो गया हमारा। अच्छा बहुत बढ़िया अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर जी सर जी। अच्छा अच्छा, तो पहले वहाँ पर जवाब दे दिए, उसका ध्यान ले गए। पहले कहाँ जवाब दे दिया? जवाब पटियाला में दे दिए थे। अच्छा, पटियाला में उन्होंने मना कर दिया हाँ कि जी, डायलिसिस नहीं हो नहीं सकता। हो सकता डायलिसिस, उसका ध्यान ले गए। हमको सर ये 3 महीने का हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेरा सास है जी, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा, हमको। आपको भी ठीक लग रहा है? अच्छा, हाँ जी, बहुत थोड़ा बढ़िया। मैं खन्ना से आती हूँ। खन्ने से हम सब रोज आते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब भी हफ्ते बहुत में 2 ध्यान बार रख आते रहे हैं। हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बुधवार शनिवार आते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा इलाज होगा। आप भी साथ हैं? हाँ जी, हमारे चलो। हाँ जी, आप भी यहाँ इंतजार में बैठे हैं। आप भी किसी मरीज को लेकर आए हैं? आपके घर का कौन मरीज है? वाइफ है मेरी। अच्छा, आपकी वाइफ को कब से डायलिसिस चल रहा है? 3 साल से। अच्छा, 3 साल से आप लगातार यहाँ लेके आते हैं? कहीं और भी लेकर गए पहले? ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ तो डीएमसी में क्या दिक्कत आई आपको? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਨਾ। मतलब वहाँ पे डीएमसी में पहले करवाते थे। डीएमसी लुधियाना के एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे काफ़ी खर्चा इनको पड़ता था। उसके बाद इन्होंने तो कब यहाँ से कब आना शुरू किया आपने? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ। अच्छा अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ। अच्छा, फिरोजपुर से आप यहाँ पे रेगुलर आते हैं? हफ्ते में 2। हफ्ते में 2 बार। यहाँ आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता? हाँ, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है। यहाँ और पे सुविधाएं वहाँ से अच्छी हैं? कैसी हैं? हाँ बराबर ही है उसके से। लगभग हाँ, सुविधाएं यहाँ भी बिल्कुल वहाँ पे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के बराबर सुविधाएं हैं, या अच्छी कह सकते हैं। खाना, हाँ वहाँ पे यहाँ पे खाना भी फ्री मिलता है। अच्छा, जितनी चाय का जो भी लंगर है ये फ्री है। अच्छा यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे स्टाफ भी अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे इनको पूरा जितनी देर इनको इंतजार करना होता है वहाँ पे चाय पानी, खाने का टाइम है तो खाना मिलता है। खाना मिलता तो पूरी तरह एसी में बैठे रहते हैं, साथ में टीवी चलता रहता है।
तो ये पूरी तरह यहाँ जितने भी लोगों से बात की सभी पूरी तरह संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा है यहाँ का जो भी है, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में करा रहे हैं। हम तो कहते हैं यहाँ पे आइए और अपना जो, क्योंकि आजकल बहुत खर्चे और भी बहुत पड़ते हैं घरों में। बड़े बड़े अस्पतालों में तो लूट मचा रखी है बहुत ज़्यादा, उनका भी है अपना सिस्टम है। इधर तो बहुत अच्छा है ये वाला सिस्टम डायलिसिस का, फ्री में जो होता है ना, इससे इंसान का चलो जो सर्कल चलता रहता है। हाँ, बोझ नहीं पड़ता, आर्थिक बोझ नहीं आर्थिक पड़ता। बोझ नहीं पड़ता। और तो मरीज तो है ही है वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, बहुत एक तो मरीज होता है, एक तो आर्थिक बोझ बहुत पड़ता है, हाँ जी, फाइनेंशियली वीक हो जाता है मरीज, और उसका परिवार भी बहुत औखा हो जाता है वहाँ। चलो, आप यहाँ पे तसल्ली है पूरी। यहाँ पे बहुत अच्छा है। चलो, धन्यवाद जी। अरुण बहल जी, बताइए यहाँ आप क्या सरकार से किसी रूप से डिमांड कर रहे हैं कि जितनी सेवा कर रहे हो, रहने की भी और हर तरीके की सेवा, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स के रहने का भी इंतज़ाम यहाँ पे कर रहे हो, हर तरीके से पूरी जगह एसी की सुविधा है, यहाँ फिल्टर्ड पानी हर जगह, आरओ का पानी अवेलेबल है पूरे यहाँ पे जितना भी आपका एरिया है, तो आप क्या सरकारों से उम्मीद है या आप डिमांड कर रहे हैं कुछ? देखिए, जो डायलिसिस पेशेंट से एक बार बन जाता है ना, तो उसकी सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, उसका बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, और उसके जो जैसे कोई हस्बैंड को हो गया तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे साथ में आते हैं, 5 घंटे एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के यहाँ उनको करना पड़ता है, और इसमें इतनी वीकनेस आ जाती है कि जो डायलिसिस पेशेंट है वो काम करने के काबिल नहीं रहता। तो कई बार ये होता है, इन पे बहुत लोन होता है बैंक का, तो अगर जैसे हम बड़े बड़े जो बिजनेसमैन का लोन बैंक से माफ़ करवाती है सरकार, करोड़ों में होता है, अरबों में होता है, वो जो डायलिसिस पेशेंट जेन्युइन पेशेंट्स हैं, अगर किसी वजह से उनका अगर किसी हाउस लोन लिया हुआ है तो उनको एक तो बेचारा बीमारी से लड़ रहा है, दूसरा सरकार जो है, बैंक जो है, उसका जो घर है वो भी बेच देती है और उसको सड़क पे ले आती है। हमारी तो सरकार से यही अपील है कि कुछ पेंशन इनको दी जाए, जो डायलिसिस पेशेंट्स बन जाते हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। आप उनकी ITR देख सकते हैं, अगर कोई कुछ कमाई नहीं करता तो कुछ ना कुछ खाने के लिए, घर चलाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। सरकार से यही है भी आप जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं इनको आप कुछ ना कुछ पेंशन दो, और कुछ जैसे हो सके तो इनका जो लोन है जो जेन्युइन है, आप पूरी इंक्वायरी, डिस्क्रीट इंक्वायरी करिए, कोई संस्था को लगा दीजिए, उसके बारे में पता करें। जो बंदे की रीपेइंग कैपेसिटी पहले थी, आज की डेट में ज़ीरो है, तो उसका जो लोन है वो उसको माफ़ किया जाए और उसको रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि वो अपनी कम से कम, अगर वो बीमारी से जूझ रहा है तो वो कम से कम अपने घर से बेघर ना हो। सरकार तो कहती है हम सबको अफोर्डेबल हाउसेस दे रहे हैं, गरीबों को रहने के लिए दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो ऐसे पेशेंट्स हैं वो अपना घर बार उनको छोड़ना पड़ता है और किराए पे धक्के खाना पड़ता है, जो कि ऐसी इन पे सहानुभूति रखते हुए सरकार को ये चाहिए कुछ ना कुछ इन मरीजों के लिए ज़रूर करें, और इनका जो भी डायलिसिस पेशेंट है उनके आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनाएं। उसमें ये ना हो किसी के लाल कार्ड है, नीला कार्ड है, इरिस्पेक्टिव अगर कोई डायलिसिस पेशेंट है उसको आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलनी चाहिए। मोर ओवर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे मंदिरों में आप देखिए, वैष्णो देवी मंदिर देख लीजिए, चिंतपूर्णी मंदिर देख लीजिए, वहाँ अरबों में चढ़ावा चढ़ता है, 60% सरकार लेती है, 40% पंडित लेते हैं। तो आज की डेट में अगर बिजनेसमैन का आप देखते हो वो कमाता है तो उसको CSR लागू होता है, तो CSR में उन्होंने कुछ ना कुछ फंड ज़रूरतमंदों के लिए देना पड़ता है। जैसे ऐसे लोगों की कमाई अनअकाउंटेड जो है, इस पे भी कुछ ना कुछ परसेंट, 20%, 30% सरकार को चाहिए। जैसे 100 रुपये आता है तो 30% उसको इन मरीजों के लिए जो डायलिसिस हो गए या अदर मरीज हैं जो डिज़र्विंग है उनके लिए रखना चाहिए, और 70% में सरकार और पंडित डिवाइड करें। तो इससे क्या होगा, समाज में पैसा तो हम लोग ही चढ़ाते हैं, सभी जो भी भगत लोग चढ़ता है, सबका चढ़ता है, तो वो पैसा अगर भगवान को चढ़ता है तो कुछ हिस्सा उसका दान गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खर्च हो जाए तो भगवान भी इसमें खुश होंगे कि जो पैसा जो लोग दे रहे हैं अपनी कमाई में से कुछ पैसा इनको भी मिल रहा है, जो जिनसे इनका परिवार चल रहा है या इनकी बीमारी के लिए इलाज हो रहा है। बहुत सुंदर सुझाव दिए अरुण बहल जी ने। तो अगर ये सही रूप से सरकारें इम्प्लीमेंट कर दे तो निश्चित ही आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, मरीजों के लिए
जीवन सरल हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से सभी मित्र जुड़ें। आपसे निवेदन है सभी मित्र सब्सक्राइब करें और लोगों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये शुभ कार्य आगे और बढ़ता जाए। दोस्तों, आपका यह मित्र कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से, किसी विशेष पर्सनैलिटी के साथ या किसी विशेष विषय के साथ। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।